हेलो हेलो। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो, वैसे तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, बट ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स को तो काम आता ही आता है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स को भी काम आता है, एंड क्लास 10th में आईसीएसई में जो वर्क एनर्जी पावर है उसमें जो वो है ना, क्या कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वहां पर भी ये चीज काम आती है। इस वजह से दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11 12 के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी टू एन एक्सटेंट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक टॉपिक में पूछा है तो काफी ज्यादा टॉपिक्स में एक्सटेंड किया जा सकता है इसको। तो चलो, इसको इसमें से सबसे पहले थोड़ी सी इजी बातों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? देखो, वेक्टर होता है हमारा, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर हम किसको कहते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली हम उनको कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड होता है मतलब कि जैसे 50 सेंटीमीटर, 2 kg, 30 मिलीमीटर, है ना। और या फिर 6 लीटर, है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना। जिनके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, ये मतलब मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए अलॉन्ग विद यूनिट्स, है ना, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, है ना। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी हम फिजिक्स की वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मैथ्स वाली नहीं। फिजिक्स की वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, है ना। और क्या होना चाहिए इनके पास? और होना चाहिए, इनके पास होनी चाहिए डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन की, ईस्ट में, नॉर्थ में, है ना। ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, ऊपर नीचे, किधर जा रहा है, मतलब कौन सी जो एक्टिविटी हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, उसको हम कहते हैं कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए। एंड फाइनली, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको भी, मतलब जो अगर वेक्टर किसी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी को अगर वेक्टर कहलाना है कि वो वेक्टर है, तो उसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी मतलब फॉलो होना चाहिए। वो अगर क्वांटिटी ये दोनों चीज को फॉलो कर रही है, जैसे कि करंट हम लोग का क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड यूनिट्स होता है उसके पास, यानी कि 2 एम्पियर है, यहाँ से इस वायर में, यहाँ से यहाँ बह रहा है, मान लो की बात है ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में है, तो उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट भी है। तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं भाई, इसके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करने की क्षमता नहीं है, वो फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो की बात इस पॉइंट पर कहीं और से 3 एम्पियर का करंट आएगा, तो ओवरऑल अगर हम बताएं तो इस तरफ 5 एम्पियर जाएगा, 2a + 3 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, है ना। जबकि वेक्टर को ऐड करने का तरीका कुछ और होता है, कुछ अलग तरीके होते हैं वेक्टर के एडिशन के, है ना, सिंपली। तो इस वजह से लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है कोई क्वांटिटी, तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे सिंपली, है ना। अब और क्या बात आती है, और थोड़ी बहुत वेक्टर्स की बात आती है, बताता हूँ। देखो देखिए, है ना। देखो, अब बात आती है कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स, है ना। मान लो की बात है, मैंने एक वेक्टर बनाया है ऐसे। वेक्टर का एक हेड होता है, एक टेल होती है ना। हेड रिप्रेजेंट्स ये किस डायरेक्शन में हमारे वेक्टर की मतलब डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, है ना। और इसका लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मान लो मैंने इसका जस्ट हाफ बना दिया ऐसे, तो ये मान लो की बात है 2x है, तो इसका ये होगा x, है ना। 2x, क्योंकि ये जस्ट इसका हाफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भले ही सेम हो, है ना। तो उस केस में हम उसको ऐसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड को। लेकिन अगर मान लो की बात है, ये है कोई मतलब जैसे कि फोर्स हम लोग का हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो की बात है ऊपर लग रहा है ये 10 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने बताया इधर भी एक ऐसे ही सिमिलर सा बना दिया, है ना, सेम हाइट का 10 न्यूटन। अब मैं पूछ रही हूँ, ये और ये सेम है या अलग अलग? तो कोई कहेगा भैया देखो अलग अलग है, क्यों क्यों? मैंने कहा क्यों? तो वो कहेगा भैया ये देखो, ये वाला जो एरो है ना, ये ऊपर इस साइड जा रहा है, और ये वाला जो है ना एरो, वो ऊपर इस साइड को जा रहा है। मैंने कहा अरे भाई, ऐसा नहीं देखना है। मैंने कहा मैग्नीट्यूड दोनों का
सेम है, ठीक है। फिर बात आई डायरेक्शन की, डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, इस वजह से ये दोनों वेक्टर सेम होंगे, चाहे बनाओ कहीं कहीं पे भी। यानी कि मैं अगर यहाँ बना दूं, है ना, 10 न्यूटन का, या फिर यहाँ बना दूं 10 न्यूटन का, कहीं पे भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हमारा वेक्टर सेम होगा, सेम वेक्टर एरो की बात करेंगे, है ना। ये तो हो गई वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स की, मतलब वेक्टर एरो जो होगा वो हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वेक्टर की वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, सिंपली वो वेक्टर वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है प्रॉपर। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट एक और बात बता देता हूँ सिंपल सी, है ना। नेक्स्ट एक और बात है विच इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर है ऐसे। अब इन दोनों के बीच में पूछ ले कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, तो कहोगे अरे भैया ये दोनों तो बहुत दूर दूर हैं, तो इनको कैसे बनाए। सिंपल सी बात है, अगर पूछा जाए कि किसी भी मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनाओ, एंगल बताओ कितना है, तो क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स को की पूंछ से पूंछ मिला दे, यानी कि ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। तो अगर पूंछ से पूंछ यानी कि टेल से टेल मिला दो सिंपली, ऐसे एंड ऐसे, है ना। ये वाला मान लो बात है, ये 5 न्यूटन और ये है 7 न्यूटन, ये आ गया 7 न्यूटन और ये आएगा 5 न्यूटन। अब पूंछ से पूंछ मिलाने के बाद में जो इनके बीच में एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये थीटा, इसको हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। याद रखना यही होगा। अगर तुमने ऐसे बना दिया कि मान लो की बात है, ये तो ऐसे ही बना दिया और ये बना दिया ऐसे, और तुमने कह दिया ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि तुमने हेड को टेल से मिला दिया, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ टेल को टेल से मिलाना है या हेड को हेड से मिलाओ सिंपली, है ना। हेड को हेड से मिलाओगे तभी सेम आएगा, क्योंकि सिंपली तब वो हो जाएगा ना केस ऐसा था, कैसा था ये ये वो बन जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल टाइप का सिंपली, है ना, कुछ ऐसा, है ना, हेड से हेड मिलाने पर, है ना। और बस ये नहीं करना कि हेड को टेल से मिला दिया, तो सिंपली याद रखने के लिए सिंपल तैयार रखो, टेल से टेल को मिलाओ और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज अवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सिंपल इतना याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा मतलब बेसिकली डिस्प्ले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक पहले ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। मैं थोड़ा वर्क एनर्जी पावर में जो वर्क की डेफिनेशन है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का यूज करके थोड़ा बताता हूँ, है ना। तो जैसे कि मैंने पूछा कि ये बिल्डिंग है ना, इससे मैंने बॉल को ड्रॉप किया नीचे की तरफ, तो बॉल आएगी 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 यहाँ पर गिर जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो बॉल कैसे यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो बॉल डिस्प्लेसमेंट का टेल कहाँ होगा, टेल वहां होगा जहां से बॉल गिरना स्टार्ट हुई, और हेड कहाँ होगा जहां बॉल पहुंच गई फाइनली। दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट एरो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और फोर्स किधर लगता है, फोर्स अगर जैसे कि मान लो कि ये बॉक्स है कोई, और इसमें इसको इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ आगे की तरफ, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है कि मैं फोर्स लगा के इस बॉक्स को आगे की तरफ खींच रहा हूँ सिंपली, है ना। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है, टेल होती है वहां पर जहां से बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मूवमेंट मोशन स्टार्ट करता है, और हेड होता है वहां पर जहां पर कोई भी अपना ऑब्जेक्ट अपना मोशन को एंड करता है, और उस बीच के भी उस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को हम लोग, सॉरी लाइट थी, है ना। तो हाँ बेसिकली मैं क्या बता रहा था कि ये जो पॉइंट है जहां से बॉल करना स्टार्ट करी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है एंड मोशन अपना एंड करता है, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्टेंस को, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट एकदम डायरेक्ट सीधा एरो। फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, जिस तरह फोर्स हम लगा रहे होते हैं, खींच रहे, मान लो बात फोर्स लगा के हम इधर खींच रहे हैं, तो फोर्स लगेगा इधर, फोर्स लगा के हम ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स लगेगा इस साइड को, है ना। अब चलो थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो की बात कि एक ट्राइंगल ही मैंने राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, जिसमें ये गिवन है कि दिस इज 37 डिग्री,
है ना। जो डिग्री विग्री बता रहा हूँ उस पर टेंशन मत लो, याद नहीं करना है। 10th वालों को तो खासकर याद नहीं करना है, 11th और 12th वाले अगर कर ले जाए तो अच्छी बात है, नहीं कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। और ये मान लो की बात है, गिवन है कि ये है कितना, ये है 4 मीटर्स और ये है 3, मतलब 4 यूनिट्स, सिंपली ये है 4 यूनिट्स और ये है 3 यूनिट्स, कुछ भी, है ना। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 5, है ना। बेसिकली 37 डिग्री होता है, मतलब इस वाले जो ट्राइंगल होता है ना 3 4 5 वाला, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 तीन साइड और एक 5 हाइपोटेन्यूज होता है, उसमें जो यहाँ एंगल बनता है ना 3 के सामने वाला वो होता है 37 और ये होता है 53 डिग्री। याद करने को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। बट मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ इससे, सिंपल से देखो, मान लो की बात है मैंने ये लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, मान लो की बात है, अब मैंने पूछा, ये है हमारे चंगू भाई, चंगू मंगू, है ना, चंगू मंगू में से चंगू भाई, ठीक है, इन्होंने अपना ऐसे गए, आगे गए, कहां तक गए, यहाँ गए 4 मीटर, 4 मीटर आगे गए, ठीक है। फिर इनका थोड़ा, जो इनका जहां जाना था वो 4 मीटर आगे जाके इनको लगा कि अरे यार अब तो मुझे ऊपर को 3 मीटर और जाना पड़ेगा, ऊपर मतलब नॉर्थ साइड, है ना। इस यहाँ पे 3 मीटर और गए भाई जी, हमारे जंगू भाई जो है वो 4 मीटर आगे गए, 3 मीटर ऊपर गए, फिर यहाँ पर पहुंच गए हमारे शंभू भाई जी, है ना। उनको यहाँ पे कौन मिले, मंगू भाई जी, है ना। तो मंगू ने क्या बोला, अरे अरे बुद्धू, किसको बोला, चंगू को, तुमने इतनी मेहनत क्यों करी, 4 मीटर 3 मीटर ऐसे आए हो डायरेक्ट, है ना, मतलब तुम्हारे पास ये ऑप्शन था कि तुम ऐसे आ सकते हो डायरेक्ट 5 मीटर, तो तुम ऐसे क्यों आए, है ना, मतलब ये भी एक रास्ता था, सिंपल, को थोड़ा टेढ़ा बन गया फिर, है ना, है ना, ऐसे। तो मंगू भाई जी ने चंगू भाई जी से कहा कि भाई तुम्हारे पास अगर एक रास्ता था कि तुम डायरेक्ट आ सकते हो, तुमने इतनी मेहनत करके ऐसे ऐसे करके क्यों आए, सिंपल आ जाते डायरेक्ट। तो वो बोला कि हाँ यार बात तो सही है, जम्मू भाई कह रहा है कि हाँ बात तो सही है, 5 मीटर डायरेक्ट है, वैसे बीच में एंगल लेता है 37 हमें बताया है, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, है ना। एक तो डायरेक्ट रास्ता है और एक ऐसा रास्ता है जो इस रास्ते से ही, मतलब कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ, मतलब इस रास्ते से ही मतलब मिलता जुलता है इन टर्म्स ऑफ की, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारी यहीं पर पहुंच रही है ना। तो ये जंगू भाई जी सोच रहे हैं, अच्छा एक तो डायरेक्ट रास्ता हो गया, अच्छा, और एक ऐसा रास्ता है जो कहीं ना कहीं अगर 5 मीटर को हम थोड़े बहुत इसके हिस्से कर दें, इसके कंपोनेंट्स कर दें, यानी कि कुछ हिस्सों में तोड़ दें, तो भी हम वहीं पर पहुंच जा रहे हैं, है ना। सिंपली इसको और अच्छे से समझ में आएगा भी बाद में, है ना, ठीक है, इसको सुनते रहें, है ना। तो ये बात तो उनको समझ में आई अंगू भाई को, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है। अब देखो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आगे गया, 3 मीटर ऊपर गया और ये डायरेक्ट 5 मीटर था। तो हम इसको और एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, ऐसे, ये है 5 मीटर वाला एरो, ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा थीटा, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर हो गए। भैया फिर ये क्या किया, भैया ये क्या किया, मैंने कहा अरे भाई वही अभी जो बताया था ना कि 10 न्यूटन चाहे यहाँ बनाओ, 10 न्यूटन चाहे यहाँ बनाओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम है, तो अब 3 मीटर मैंने चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, दोनों तो सेम ही होंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां बना दी चाहे वहां बना दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है ना। तो ये हमको सिर्फ इतना बताता है कि 5 मीटर में से जो बंदा हमारे चंगू भैया है वो 4 मीटर आगे को हो गए, 3 मीटर ऊपर को हो गए, और शॉर्टली उनको अगर जाना था जो होता डायरेक्टली तो 5 मीटर ऐसे जा सकते थे, लेकिन चंगू भाई नहीं समझे, क्योंकि उनको ये वाली डायरेक्शन पता ही नहीं है कौन सी, उनको सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही समझ में आता है, तो वो गए ईस्ट में 4 मीटर, फिर गए नॉर्थ में 3 मीटर, ये वाली डायरेक्शन को समझ ही नहीं आ रही थी, है ना। इस वजह से उन्होंने ऐसे कहे कि वो ईस्ट में 4 मीटर और नॉर्थ में 3 मीटर, उनको ये समझ में आ रहा था, तो चंगू भाई ऐसे गए, ऐसे उन्होंने फिर, और लेकिन जा सकते थे डायरेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस 5 मीटर ऐसे, है ना। चलो अब इसको आगे समझते हैं, आगे इसमें मतलब कैसे काम आता है।
देखना। हाँ, तो अभी ये हमारे पास शॉर्ट मतलब क्या, सिंपल सी इतनी बात हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी। अब थोड़ा सा चलो अब फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और उसके कंपोनेंट वगैरह में तो चलो बात कर ली, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं करे, लेकिन फोर्स के वाले से और ज्यादा समझ में आएगा कैसे, वो देखना, देखते रहना। देखो, मान लो की बात है, ये एक बॉक्स है। ओहो भाई, सही से बन गए यार, सही से नहीं बनते, है ना। ये एक है बॉक्स, है ना, इसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो की बात है, इस पे मैंने लगाया इस बॉक्स पर आगे की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स, है ना, कुछ ऐसे। मतलब जैसे मैं मान लो मेरे हाथ पे ये रखा है, ये बॉक्स है, इस पर मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया आगे की तरफ, आगे की तरफ, है ना, आगे ऐसे, है ना, आगे की तरफ लगा रहा हूँ सिर्फ, है ना। तो ये बॉक्स सिर्फ आगे मूव करेगा, है ना। ये तो हमें पता चल रहा है कि अगर मैं इस बॉक्स पे सिर्फ आगे की तरफ ऐसे फोर्स लगाऊंगा 4 न्यूटन, तो ये बॉक्स सिर्फ आगे मूव करेगा। अच्छा, तो अब मैं पूछूं कि ये बॉक्स ऊपर मूव कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो तुम कहोगे नहीं भैया क्यों, मैंने कहा क्यों नहीं जा रहा है, कहा भैया ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो जाए कैसे। मैंने कहा हाँ यार सही बात है बिल्कुल। तो फिर तुमने कहा कि अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा 4 न्यूटन लग रहा है इस पे राइट डायरेक्शन में इस तरफ को, तो ये बॉक्स इधर को जाएगा। तुमने कहा हाँ। फिर मैंने अगर पूछ लिया कि मान लो ये बताओ कि इस बॉक्स, मतलब जो मैंने फोर्स लगाया है 4 न्यूटन, उसमें से कितना हिस्सा इस बॉक्स को आगे की तरफ ले जा रहा है। हिस्सा मीनिंग कंपोनेंट, हिस्सा का मतलब होता है कंपोनेंट, यस, है ना, हिस्सा का मतलब होता है कंपोनेंट। अब मैं पूछूं, ये मैंने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस 4 न्यूटन में से कितना हिस्सा और फोर्स, कितना हिस्सा मेरा फोर्स का आगे इसको लेके जा रहा है। तुम कहोगे भैया पूरा का पूरा 4 न्यूटन ही तो आगे लेके जा रहा है। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है। अब मैं पूछूं, इस बॉक्स का कितना हिस्सा, मतलब इस बॉक्स पे जो मैंने 4 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स लगाया है, उसमें से कितना हिस्सा इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। तुम कहोगे भैया ऊपर तो जा रहा है, जा नहीं रहा है बॉक्स, अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर कोई हिस्सा नहीं लेके जा रहा है। सिंपली हम कह सकते हैं कि ऊपर लगा है 0 न्यूटन, है ना, है ना, ऐसा कह सकते हैं 0 न्यूटन, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैंने ऐसे बनाया डायग्राम तो अच्छा 4 न्यूटन है जो इसको बॉक्स को आगे घसीट रहा है, 0 न्यूटन है जो इसको बॉक्स को ऊपर ले जा रहा है, लेकिन बॉक्स ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि 0 न्यूटन का मतलब ही होगा कि ऊपर कुछ ले जाने के लिए फोर्स लगा ही नहीं रहे हम, है ना। सिंपल सी बात है, ये बॉक्स 4 न्यूटन की वजह से आगे जा रहा है, सिंपल, है ना। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, सारा का सारा फोर्स इस बॉक्स को आगे ले जाने में हेल्प किया। ये बॉक्स ऊपर कहीं नहीं गया, सिर्फ जितना फोर्स लगाया मैंने वो सारा का सारा फोर्स बॉक्स को आगे ले जाने में हेल्प किया। अब मान लो की बात है, इसको हटाते हैं, है ना, ये बॉक्स चलो आगे पहुंच जाएगा, आगे उसकी जहां मर्जी जहां तक जाएगी, है ना। अब थोड़ा चेंज करते हैं सिनेरियो अपना, फिर से एक और बॉक्स बनाते हैं, है ना। ये हॉरिजॉन्टल जमीन है, ठीक है। अब मान लो की बात है, इस बॉक्स पर मैंने लगाया ऊपर की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स, है ना, एरो सही से बन जाए यार, है ना, ऐसे बनाया ऐसे लगाया 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ। तो अब मैंने पूछा कि इस बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है। तुम कहोगे भैया 3 न्यूटन। मैंने कहा किधर लग रहा है। तुम कहोगे भैया ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा बॉक्स किधर जाएगा, तो तुम कहोगे भैया ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने कहा बॉक्स आगे जरा सा भी जाएगा। तुम कहोगे नहीं भैया। तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं जाएगा आगे बॉक्स। तुम कहोगे कि बॉक्स पे आगे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फिर पीछे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो आगे पीछे जाएगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर जाएगा। मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही बात कही, है ना। इसका मतलब अगर फिर से मैं पूछूं कि इस बॉक्स में मैंने जो फोर्स लगाया है 3 न्यूटन, उसका कितना हिस्सा इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। तुम कहोगे भैया सारा का सारा हिस्सा, यानी कि 3 न्यूटन पूरा का पूरा इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। अब मैं पूछूं, इस बॉक्स पे मैंने 3 न्यूटन लगाया, उसका कितना हिस्सा इस बॉक्स को आगे लेके जा रहा है। तो तुम कहोगे भैया बॉक्स आगे तो जा नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आगे इसको 0 न्यूटन लेके जा रहा है ना। 0 न्यूटन लेंगे एक बार कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये बॉक्स आगे नहीं जा रहा है, सिंपली एज इट इज, है ना, सिंपल सी बात है।
है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, सारा का सारा इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। अगर मैं पूछूं कि कितना हिस्सा 3 न्यूटन में से ऊपर लेके जा रहा है, तो तुम कहोगे पूरा का पूरा 3 न्यूटन ही ऊपर लेके जा रहा है, उसमें से कोई हिस्सा विस्सा इधर उधर नहीं लेके जा रहा, पूरा 3 न्यूटन ऊपर ही लेके जा रहा है। और मैं पूछूं कि आगे कितना लेके जा रहा हूँ, भाई 0 न्यूटन क्यों, क्योंकि आगे बॉक्स आ ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। और इसको ऐसे समझ लो, देखो बॉक्स है ऐसे रखा है, मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ ऊपर, है ना। 3 न्यूटन का फोर्स लगा के सिंपली, है ना। जैसे 3 न्यूटन का फोर्स लगा के सिंपली मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो आगे थोड़ी ना बॉक्स जा रहा है, सिर्फ ऊपर ही जा रहा है ना। अब देखना आगे, मान लो की बात है, अब मैंने बनाया बॉक्स फिर से, है ना। ठीक है, अब मान लो की बात है, इस बॉक्स पे फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का, है ना। सच दैट ये हॉरिजॉन्टल जो मतलब जमीन है उससे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। ठीक है, तो चलो ऐसे कुछ इस तरीके से मिला, क्योंकि ये और ये पैरेलल में, ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल जमीन हमारी पैरेलल में, इस वजह से जो थीटा इससे बनेगा वही थीटा इससे भी बनेगा, सिंपल सी बात है। अब मैं पूछूं, अब मैंने फोर्स लगाया कुछ टेढ़े से एंगल पर, वाह क्या बात है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि इस 5 न्यूटन जो मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है, उस 5 न्यूटन का कितना हिस्सा इस बॉक्स को, अब देखो इसको देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि बॉक्स ऊपर भी उठेगा और आगे भी जाएगा, है ना। ऊपर भी उठेगा आगे भी जाएगा, कैसे, देखो ऐसे ध्यान से, ये है ना। मैंने इसको मान लो यहां से पकड़ा, तो इसका कुछ हिस्सा देखो ऊपर उठा और आगे भी जा रहा है, ऊपर उठ के आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी उठा हुआ है। जबकि पहले वाले केस में क्या था कि ये वाला पार्ट सिर्फ आगे जा रहा था ऐसे, है ना। देखो मैं सिर्फ इसका 4 न्यूटन इसको आगे लेके जा रहा था, दूसरे वाले केस में क्या था, 3 न्यूटन इसको ऊपर लेके जा रहा था, और इस वाले केस में क्या है कि इसको 5 न्यूटन आगे भी लेके जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठाए भी हुए है ना। तो वही सेम केस भी यहाँ भी, कि मैं पूछूं, अब मैं वही सेम चीज पूछूं कि 5 न्यूटन मैंने वोट लगाया, मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि इसमें से कुछ हिस्सा मतलब ये बॉक्स ऊपर भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, इस मैंने जो फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, उसमें से कितना हिस्सा इस बॉक्स को आगे लेके जा रहा है और उसमें से कितना हिस्सा इस बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है। अब तुम कह रहे भैया ये तो नहीं बढ़ाया आपने, ये तो हम नहीं जानते, है ना। क्योंकि अभी तक तो 4 न्यूटन सिर्फ आगे लेके जा रहे हो, तो 4 न्यूटन था, 3 न्यूटन सिर्फ ऊपर लेके जा रहे हो, 3 न्यूटन था, 5 न्यूटन कुछ ऐसे लेके जा रहे हो। आप पूछ रहे हो भाई कितना हिस्सा 5 न्यूटन में से कितना हिस्सा आगे लेके जा रहा है और कितना हिस्सा ऊपर लेके जा रहा है, कैसे बता दे। तो मैंने कहा सिंपल सी बात, देखो वेक्टर यही होता है सिंपली, वेक्टर में मतलब कंपोनेंट्स, वही जो कंपोनेंट्स से बात कर रहे हैं हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा कैसे एक्ट कर रहा है, किस तरीके से उसके एक्शन से हमारे मतलब जो ऑब्जेक्ट है उन पे प्रभाव पड़ रहा है, उन पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। वही चीज को हम लोग को डिस्कस करनी है। मान लो ये बात है, ये थीटा वही है, ये इसीलिए तो तुम्हारी ये वाली चीज पहले समझे, 37 डिग्री, है ना, 37 डिग्री। अब मान लो की बात है, मैं ये कहूं कि अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, इसको ये वाली चीज कहाँ से आई थी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से आई थी। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये है 4 मीटर। तो ये क्या है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब मान लो इसमें मुझे क्या लिखना है, साइन 37, साइन 37 इक्वल टू कितना हुआ, साइन 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 सिंपली, है ना। तो हम इसको 3 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 37 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू साइन 37। और ध्यान से देखो तो cos 37 क्या हो जाएगा, cos 37 इज 4/5, यानी कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इक्वल्स टू 5, हाँ 5 cos 37, है ना। एक तरीके से हम 4 को लिख सकते हैं, है ना। तो 3 को हम लिख सकते हैं 5 sin 37 और 4 को लिख सकते हैं 5 cos 37, यानी कि हम इधर इधर 4 मीटर की जगह सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 cos 37 डिग्री, है ना, 5 cos 37 डिग्री और आखिरी में मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 sin
37 डिग्री और आखिर में मीटर, सिंपली है ना। तो ऐसे है ना। ये देखो, ये समझ में आया क्या हुआ कि जो मैंने पहले ये डायग्राम बनाया था ना, इसमें से 4 मीटर, अब मैंने इसको वही सेम चीज है, मैंने इसको चाहे यहाँ कर दूं, इस एरो को जो 3 मीटर वाला था वो यहाँ करो चाहे यहाँ रख दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही चीज है। तो मैंने इसको वापस यहाँ रख के sin 37 और cos 37 की, या फिर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाली। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? sin थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा, है ना। सिंपल सी बात है। तो हमारा 3/5 आया sin 37, 4/5 आया cos 37। तो हम लोग 5 को इधर ले गए तो 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 = 5 sin 37। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 = 5 cos 37। वही चीज हमने इधर उतार दी, है ना। अब ध्यान से देखो इसमें, और इसमें कुछ सिमिलैरिटी सी दिख रही होगी, है ना। कि इसमें देखो ध्यान से, इधर हम लोगों ने पहले पता कर लिया था कि चंगू भाई 4 मीटर आगे गए, फिर 3 मीटर नॉर्थ की तरफ गए, और फिर या फिर उधर मंगू भाई मिले, उन्होंने कहा कि हट बुड़बा कैसे नहीं आना, तो तुम डायरेक्ट भी आ सकते थे, 5 मीटर है ना, डायरेक्ट ऐसे आ सकते थे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को सिमिलैरिटी दिख रही है। क्या सिमिलैरिटी है? कि यहाँ पर चंगू भाई जो थे उनको 4 मीटर 3 मीटर पता था कि आगे 4 मीटर जाना है, फिर 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, तो मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। फिर मंगू भाई ने डायरेक्ट बताया कि तुम 5 मीटर डायरेक्ट आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि हमको ये नहीं पता कि इसके कितने हिस्से, जो इसका कितना हिस्सा आगे लेके जा रहा है बॉक्स को, इसका इस 5 न्यूटन का कितना हिस्सा ऊपर लेके जा रहा है बॉक्स को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लो, छोटा सा, है ना। है ना, उसी हिसाब से बिल्कुल इसी इसी तरीके से ध्यान से देखो, ये दोनों मिल रहे हैं, मैचिंग मैचिंग, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आगे लेके जा रहा है फोर्स, वो है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन से पहले हम लोग ये लिखेंगे, बेटर है ये लिखें क्या, 5 cos 37 न्यूटन, है ना। अब इसको, अब इस वाले को इरेज कर देते हैं वरना कंफ्यूजन होने लगेगी, है ना। है ना। देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 5 sin 37 डिग्री मीटर, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं मेरे पास क्या क्वांटिटीज गिवन थी, मेरे मेरे पास एक क्वांटिटी गिवन थी कि मतलब कि 5 न्यूटन का फोर्स मैं ऐसे टेढ़े एंगल पर लगा रहा हूँ, और दूसरा क्या गिवन था, एंगल गिवन था। अब इन दोनों की मदद से मैंने ये पता कर लिया कि आगे कितना फोर्स इसको लेके जा रहा है। आगे लेके जा रहा है 5 cos 37 न्यूटन, 37 डिग्री न्यूटन, इतना फोर्स जो है वो इस बॉडी को आगे लेके जा रहा है, विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन, जो इसकी फाइनली वैल्यू आएगी, क्योंकि cos 37 क्या होता है, 4/5। तो 4/5 इसकी जगह रखेंगे, फाइनली 4 न्यूटन में मिल जाएगा। वैसे ही इसकी तरफ, इसको जब हम ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ऊपर कितना फोर्स लेके जा रहा है, ऊपर सिंपल सी बात है, ऊपर देखो ध्यान से इधर, तो ऊपर कितना लेके जा रहा है, 5 sin 37, 5 sin 37 डिग्री न्यूटन। और इसको ही हम लोग कह सकते हैं 3 न्यूटन। क्यों? sin 37 क्या, sin 37 है 3/5, तो sin 37 की जगह 3/5 रखेंगे, तो 5 से 5 गया, 3 न्यूटन आ गया फाइनली। यानी कि हम कह सकते हैं, सिर्फ हमारे पास दो चीजें अवेलेबल थी। क्या दो चीजें अवेलेबल थी? एक तो कि मैंने कितना फोर्स लगाया किसी एंगल पर, और वो एंगल कितना है, मेरे पास ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। तो मैंने ये पता कर लिया कि इस बॉक्स को आगे कितना फोर्स लेके जा रहा है और ऊपर कितना फोर्स लेके जा रहा है। आगे लेके जा रहा है 4 न्यूटन या फिर 5 cos 37 डिग्री, और ऊपर कितना लेके जा रहा है 3 न्यूटन या फिर 5 sin 37 डिग्री न्यूटन, है ना। तो अब हमें ये चीज कंपोनेंट्स करना आ गया। अच्छा, आप कंपोनेंट्स करना आ गया, अब आगे क्या, आगे देखो, आगे भी कंटिन्यू करते, थोड़ा बहुत समझा देते, देखना। हाँ, तो अब देखो, जैसे कि मान लो वापस से मैंने बॉक्स ले लिया, लेकिन अब मैंने कोई वैल्यू वगैरह नहीं लिया, मैं सिर्फ वेरिएबल्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। मैंने फोर्स लगाया एफ इस डायरेक्शन में, और एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल जमीन के बराबर, मतलब ये है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का बीच में थीटा एंगल बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉक्स है उसका डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ना। अब मैं कहता हूं कि फोर्स का कितना हिस्सा इसको आगे लेके जा रहा है, कितना हिस्सा ऊपर लेके जा रहा है, बताओ। तो तुम बता सकते हो, सिंपल सी बात है, आगे कितना लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, है ना। और ऊपर कितना लेके जाएगा, एफ साइन थीटा। तुम बोलो भैया ये कैसे बता दिया डायरेक्टली बिना आप सॉल्व किए। मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली हुआ क्या था,
जब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ऐसे, और यहाँ रखा थीटा, और ये मान लो ये है एफ की वैल्यू, तो साइन थीटा कितना आता है, ये है साइन साइन थीटा आता है, ये साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मान लो इसको, और ये मान लो बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज या फिर इसको फोर्स की वैल्यू एफ दिया ना हम लोगों ने, तो एफ, है ना, परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया एफ साइन थीटा। और उसी तरीके से cos थीटा रखेंगे, cos थीटा बराबर बी बाय एफ, तो एफ, तो बी आ जाएगा कितना, एफ cos थीटा, सिंपल सी बात है। यानी कि सिंपली जो एफ के जिस साइड, मतलब एफ के जिस साइड थीटा है, हम कह सकते हैं एफ की जिस साइड थीटा है, एफ के साइड जिस साइड थीटा है उस साइड बेस से एफ के सामने वाले जो साइड है, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, ऐसे एफ, इधर ये थीटा और ये, है ना, तो एक्स की जिस साइड थीटा है, एफ की किस साइड थीटा है, इस साइड की तरफ, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर cos थीटा वाला टर्म आएगा, यहाँ पर cos थीटा वाला टर्म आएगा सिंपली, है ना, बेस की जगह देखो एफ cos थीटा है, और जिस साइड थीटा नहीं है उस साइड साइन थीटा वाला टर्म आएगा, सिंपल सी बात है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना, कि जिस साइड थीटा उस साइड cos, जिस साइड थीटा नहीं होगा उस साइड साइन आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, देखो अब हमारा ये फिलहाल हो गया, है ना, हाँ, अब देखना, सिंपल सी बात है, इधर का भी हम लोगों ने पता कर लिया कि कंपोनेंट कैसे का निकाला जाता है। अब कंपोनेंट एफ cos थीटा आया आगे की तरफ, एफ sin थीटा आया ऊपर की तरफ। अब मैं पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि मैंने बता दिया, अच्छा मैंने बता दिया कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आगे की तरफ है, सिर्फ आगे की तरफ, है ना, ये बॉडी सिर्फ आगे जा रही है, आगे डिस्प्लेस हो रही, तो ये मुझे बताओ कि इस फोर्स ने इस बॉक्स पर कितना काम किया होगा। तुम कहोगे भैया हम सोचते हैं, देखो इस बॉक्स के, मतलब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एफ कॉस थीटा और एक तो एफ साइन थीटा, लेकिन क्या हो रहा है, एफ साइन थीटा तो बॉक्स को ऊपर ले जाना चाह रहा है और एफ कॉस थीटा बॉक्स को आगे ले जाना चाह रहा है। हाँ सही बात है, मैंने कहा सही बात है। फिर तुम कहोगे अच्छा भैया एफ साइन थीटा ऊपर ले जाना चाह रहा है लेकिन बॉडी जा कहाँ है, बॉडी तो आगे जा रही है, यानी कि एफ साइन थीटा की वजह से बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने ये बताया, ये गिवन है चीज, ये डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, पहले से मैंने बता दिया, गिवन है, ऑलरेडी गिवन, कि ये बॉडी आगे ही जा रही है, भले ही फोर्स ऐसे लग रहा है, मैंने बोल दिया, पहले से बता दिया कि ये आगे जा रही है। अब तुम आगे उसका एनालिसिस करके बताओ क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे हाँ भैया एफ के दो कंपोनेंट्स है, साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ कॉस थीटा आगे की तरफ लग रहा है, तो साइन थीटा वाला जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉडी जा रही है आगे। अब बॉडी जा रही है आगे, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका तो इसमें कोई सहयोग नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं है अपना, मतलब क्या क्या, जो क्या कहते हैं अपना, क्या, अरे यार, कंट्रीब्यूशन, हाँ यस, तो जो एफ साइन थीटा है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस बॉडी को आगे डिस्प्लेस करने में। अब मैंने पूछा ये एफ कॉस थीटा तो बॉडी पे आगे लग रहा है, तो मैंने कहा हाँ, तो तुम ये बताओगे ना कि एफ कॉस थीटा बॉडी पे आगे लग रहा है, बॉडी कहाँ जा रही है, आगे ही जा रही है, यानी कि आगे ले जाने में सिर्फ किसने काम किया, एफ कॉस थीटा ने काम किया। एफ कॉस थीटा ने काम किया, और काम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क, है ना, वर्क कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वर्क क्या हो गया, फाइनली वर्क इज हमारा फोर्स जो लगा, फोर्स की जिसने काम किया, किसने काम किया, एफ कॉस थीटा ने काम किया, कितना काम किया, कितनी दूर तक काम किया, इनटू डी, इसको ही तो हम कहते हैं एफ डी कॉस थीटा फाइनली, है ना, इसी को तो हम एफ डी कॉस थीटा कहते हैं, राइट। इस वजह से यहाँ पे कॉस थीटा वाली टर्म आती है, जब वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, यानी कि देखो एफ ऐसे है और डी है ऐसे, है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे है, पूछ से पूछ में लाओ और इनके बीच में थीटा एंगल यही बन रहा है सेम, तो एफ है और ये डी है, तो सिंपल एफ एंड डी के बीच में एंगल होना चाहिए थीटा, तब ये हमारा ये चीज एप्लीकेबल होगी, सिंपल सी बात है ना। और मैं पूछूं कि एफ साइन थीटा की वजह से वर्क डन कितना होगा, वर्क ड्यू टू, वर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा, तुम कहोगे जीरो, जीरो क्यों,
सिंपल सी बात है, एफ साइन थीटा लग रहा है ऊपर, बॉडी जा रही है आगे, तो इसको आगे ले जाने में एफ साइन थीटा कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं है, तो आगे ले जाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो एफ साइन थीटा फोर्स लग भी रहा है तब भी वो कोई काम नहीं कर रहा है बॉडी के ऊपर, वो कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कि बॉडी को उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आगे बढ़ती जा रही है, यानी कि एफ साइन थीटा जो काम कर रहा है वो ऐसा कर रहा है कि उसने करना या ना करना बराबर की बात है, इसलिए एफ साइन थीटा की वजह से इस पर कोई काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है, और एफ कॉस थीटा की वजह से ही हम वर्क को कंसिडर करेंगे, तो एफ डी कॉस थीटा इस हिसाब से आता है। अब मान लो की बात है, एग्जामिनर ने गेम खेल दिया, क्या गेम खेल दिया, उसने थीटा यहां देने की जगह ऐसे दे दिया, है ना, ना, मान लो की बात है, एग्जामिनर ने गेम खेल दिया ऐसे, उसने थीटा यहां देने की वजह ऐसे थीटा दे दिया, अब क्या मैंने क्या बताया था, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, यानी इस साइड क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और आगे क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा, है ना, इसको बना के भी चेक कर लेना अगर मतलब किसी कंफ्यूजन हो, तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये एफ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये थीटा, है ना, और इस साइड आ जाएगा कितना, ये जो बेस है हमारा बेस, इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा एफ साइन थीटा सिंपली, मतलब अगर इनके किसी को चेक करना हो तो ऐसे भी चेक कर सकता है सिंपली, है ना, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, चेक वेक कर लेना अगर कोई से, ठीक है, वैसे तो यही होगा सिंपल सी बात। अब मैंने पूछा कि इस फोर्स के कंपोनेंट्स है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, अब इस बॉडी को आगे कौन मतलब इस मैंने फिर से बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, गिवन है पहले से गिवन है। अब मैंने पूछा कि ये बताओ भैया इस पे काम कितना हो रहा है इस बॉक्स पर, इस बॉडी पर, तो तुम कहोगे भैया इस बार ये देख, इस बार मैं बताता हूँ, मतलब तुम कहोगे ऐसे भैया तो मैं बताता हूँ, देखो एफ कॉस थीटा जो है ना वो ऊपर लग रहा है, लेकिन बॉडी जा रही है आगे, तो एफ कॉस थीटा की वजह से बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बॉडी जा रही है आगे और एफ साइन थीटा भी लग रहा है आगे, यानी कि एफ साइन थीटा जो पूरा का पूरा लग रहा है वो इस बॉडी को आगे ले जाने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या है, वो है एफ साइन थीटा इंटू डी, क्यों, क्योंकि एफ साइन थीटा आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है आगे, तो इसमें क्या आगे एफ डी साइन थीटा। अब तुम भैया आपने कंफ्यूज कर दिया, एक बार कहते हो कॉस थीटा आएगा, एक बार कहते हो साइन थीटा आएगा, हम याद क्या करें, मैंने कहा याद ये करना है कि देखो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा इज नॉट द एंगल, नॉट द एंगल बिटवीन एफ एंड डी, ध्यान से देखो एफ कैसे है, एफ है ऐसे और डी कैसे है, डी है ऐसे, और एंगल कौन सा दिया है, एंगल दिया है ये वाला, है ना, एफ डी, तो इन दोनों के बीच में एफ और डी के बीच में एंगल नहीं गिवन है, एफ और डी के बीच में एंगल नहीं गिवन है, एंगल किसके गिवन है, ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन और एफ के बीच में, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ये भी बताना भूल गया था मैं, है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर एंगल जो होगा थीटा गिवन होगा एफ और डी के बीच में तो हमेशा कॉस थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का काम क्या है, कॉस थीटा का काम ही ये है एफ और ये है डी, है ना, और अगर ऐसे है थीटा तो कॉस थीटा का काम ही ये है कि एफ को डी के डायरेक्शन में अलाइन कर देना, या तो डी को एफ की डायरेक्शन में अलाइन कर देना, तो एफ कॉस थीटा यानी कि इस साइड क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा ऑलवेज, और इधर क्या आएगा एफ साइन थीटा, बट इन केस अगर एग्जामिनर को गेम खेलना रहा, उसको सोचने में आया कि थीटा मैं इस साइड दे देता हूँ ऐसे थोड़ा सा दिमाग, तब ये ध्यान रखना कि जो थीटा होना चाहिए ना वो एंगल बिटवीन एफ एंड डी होना चाहिए, तब जाके, या थीटा से ऐसे निकाल लो 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर लो, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कितना है, ये पूरा 90 है और ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कर लोगे, फिर एफ कॉस 90 माइनस थीटा और एफ साइन 90 माइनस थीटा, तब निकाल लोगे, तब भी आ जाएगा सेम आंसर। सिंपल सी इतनी सी बात है कि जिस तरह बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी को उस डायरेक्शन में वही फोर्स काम कराएगा, है ना, कोई और फोर्स अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके होने ना होने का कोई कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है बॉडी पर। हाँ, तो सिंपल सी सीधी सी इतनी सी बात है कि अगर क्वेश्चन आया कि वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा,
ऑलवेज एप्लीकेबल वेयर थीटा कैन बी एनी एंगल, थीटा कैन बी एनी एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है एफ और डी के बीच में ही होना चाहिए, वो किसी और के बीच में भी एफ और मान लो कि बात कुछ और क्वांटिटी दी हो उसके बीच में एंगल हो, वहां पे थीटा कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि इज वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा ऑलवेज एप्लीकेबल वेयर थीटा कैन बी एनी एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, तब आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि थीटा होना चाहिए एफ और डी के बीच में, तभी कॉस थीटा एप्लीकेबल है, वरना साइन थीटा या कुछ और चीजें एप्लीकेबल होंगी कुछ इस तरीके से। जैसे इसमें एफ और डी के बीच में कोई एंगल नहीं गिवन है, एफ और मान लो की बात ये वर्टिकल के बीच में थीटा गिवन था, तो हमको पता चला कि एफ साइन थीटा आगे की तरफ आ रहा है, तो साइन थीटा की वजह से जो इस पे फोर्स लगा यानी कि एफ साइन थीटा, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ, उसकी वजह से वर्क आएगा एफ साइन थीटा इनटू डी, है ना। और अगर या तो क्वेश्चन ऐसे है इज वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा ऑलवेज एप्लीकेबल वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी वेक्टर्स, तब आंसर होगा ट्रू, सिंपल सी बात है, तब एफ डी कॉस थीटा ऑलवेज एप्लीकेबल है। और एक और बात इसमें बताता हूँ रुको, है ना। तो ये तो फिलहाल इसमें मेनली इतना ही था, है ना। बाकी और सिंपल सी बात है, मान लो की बात है जैसे बॉक्स है ना, अगर इस पे फोर्स लगा कुछ ऐसे, तो इस पे दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आगे की तरफ एक ऊपर की तरफ, है ना। अगर फोर्स बॉक्स पे लगा कुछ ऐसे, है ना, तो इस पे दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक नीचे की तरफ एक आगे की तरफ। अगर फोर्स कुछ लगा, मतलब फोर्स क्या, कोई भी वेक्टर है जो किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मान लो ऐसे कर एक्ट, तो एक आएगा ऐसे, मतलब कंपोनेंट एक आएगा, कंपोनेंट ऐसे, तो मतलब कंपोनेंट की डायरेक्शन ध्यान रखना है, तो मतलब जो ये वाला मेन वेक्टर है हमारा ना, उसके मतलब वो बीच में रहेगा सिंपली, है ना, ऐसे। तो इधर ही कैसे ले जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे ले जा रहा है, तो ये एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जो इस तरीके से कुछ अलाइन होते हैं सिंपली, है ना। अब वो वर्क करते हैं, है ना। अब मान लो की बात है, और हाँ एक और बात, टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क में साइन थीटा वाला टर्म आता है, वहां पे क्या होता है, देखो टॉर्क वाले केस में होता क्या है कि मान लो ये मैंने बना रखा है कोई भी हिंज पॉइंट मतलब ऐसे कीली से ठोक रखा है, कीली से ठोक ठोक के मैंने इस पॉइंट को वो कर दिया, जाम कर दिया ना, इससे मैंने एक रॉड लटका दी ऐसे, है ना, ऐसे बड़ी सी रॉड है, ऐसे मैंने इधर ऐसे लटका दी, है ना, फंसा दी। अब क्या करूंगा मैं कि मान लो की बात है मैं इस पे फोर्स लगाऊं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा, है ना, कुछ इस तरीके से कि जो मेरा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इससे पास कर रही होगी, किसके हिंज पॉइंट से ऐसे मतलब पास करते हुए जा रही होगी, तो क्या है, दरवाजा मूव करेगा, सिंपल सी बात है। देखो इस तरीके से कुछ, हाँ देखो जैसे ये हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट है यहाँ से, मतलब हमारा जो ये मूव कर सकता है ना, ये हमारा डोर है ना, तो हिंज पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से ये एक्सेस इसके अबाउट मूव कर रहा है। अब मैं फोर्स लगा दूं मान लो ऐसे सीधे इस पे, कि जो मेरा फोर्स है वो सीधे हिंज पॉइंट से पास करे, मेरे फोर्स की डायरेक्शन हो एकदम, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन का एरो है वो उस इसी तरीके से कि वो हिंज से पास कर रहा है, तो हमारा मूवमेंट हो जाएगा, मतलब ये इस पर कोई टॉर्क नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, कुछ ये मूव नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर तो थोड़ा सा एंगल ऐसे, मतलब एंगल ऐसे करूँ, थोड़ा सा हल्का सा एंगल ऐसे बढ़ा दूं, तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, है ना, इस पर टॉर्क लगा, या फिर मैं एकदम परपेंडिकुलरली लगा दूं तो एकदम और तरीके से बंद हो जाएगा सिंपली, है ना। तो ये वाला केस है कि इसमें अगर मैंने फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, तो इधर जो हम लोग लेते हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर आएगी नहीं, फोर्स तो भाई डायरेक्ट लग रहा है ना। लेकिन अगर मान लो की बात है मैंने फोर्स लगाया कुछ ऐसे, मैंने फोर्स लगाया कि वो है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरफ, तो यहाँ पर आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आर परपेंडिकुलर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर, हमें फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है, मतलब फोर्स मैंने इस कोने पर लगाया एकदम परपेंडिकुलर तरीके से, तो आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड फोर्स की लाइन। हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होनी चाहिए, जो हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट हमें फोर्स निकालने को बोला गया, जिसके अबाउट निकालने को बोला गया, चाहे वो ओ हो, ए हो, बी हो, किसी के अबाउट ही बोला गया, उसके अबाउट एक हमारा जो मतलब पॉइंट रहेगा डिस्टेंस का, और दूसरा पॉइंट रहेगा जहां पे फोर्स की डायरेक्शन का एरो होगा
उस डायरेक्शन तक, मतलब वहां तक, उसके बीच में हम लोग को ये निकालना है। मान लो की बात है फोर्स मैंने कुछ इस तरीके से न लगा के कुछ और तरीके से लगा दिया, है ना, विच इज सिंपली ऐसे, ऐसे। अब इस केस में फिर वही बात आ जाती है कंपोनेंट वाली, कि इसमें क्या हो रहा है भैया बता दो थोड़ा। तो सिंपल सी बात है, इसमें मान लो की बात है, अ, ये हमारा आर परपेंडिकुलर है ना, ये है आर परपेंडिकुलर, ये भी आर परपेंडिकुलर जो हम ले रहे हैं ना, इट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब या फिर हम कह सकते हैं क्या, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस है। डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इनके बीच में मतलब एक प्रॉपर सीरियल डिस्टेंस है, मतलब कोई भी मतलब ये क्या कहते हैं उसको, अरे यार बोलते बोलते भूल जाता हूँ मैं। छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, उसमें समझा जाए, सिंपल सी बात है। अब मान लो की बात एफ ऐसे कुछ तरीके से है ना, अब मान लो की बात है थीटा क्या है, थीटा गिवन है ऐसे, ये डॉटेड लाइन है, और थीटा गिवन है हॉरिजॉन्टल से ऐसे। तो एफ कुछ ऐसे लग रहा है, यानी कि इस पे कुछ इस तरीके से, दूसरे पे मैं मार्कर से बता देता हूँ, है ना, देखना। तो एफ कुछ अगर इस एंगल पे लगा रहा है, तो एफ के जिस साइड थीटा उस साइड कॉस, है ना, यानी कि इस साइड आएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा नीचे की तरफ, ये परपेंडिकुलर में ऐसे, क्योंकि जिस तरफ एरो, एरो किस तरफ ऐसे, ऐसे है एरो, तो एक ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, तो ये बन जाएगा कितना, एफ साइन थीटा। तो टॉर्क किसकी वजह से आया, टॉर्क आया एफ साइन थीटा की वजह से, एफ साइन थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, एफ इंटू आर, मतलब जो भी आर कंसिडर कर रहे हैं, आर परपेंडिकुलर, आर जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कैसे पता चला एंगल बिटवीन ही है, देखो एफ किस डायरेक्शन में ऐसे है एफ, और ये आर कैसे, आर है ऐसे, है ना, कुछ इस डायरेक्शन में सिंपली ऐसे, है ना। तो ये आर है, तो इनके बीच में, या तो हेड से हेड के बीच में पता कर लो, तो टेल से टेल के बीच में पता कर लो, है ना, दोनों में सेम रहेगा। तो है ये एफ और आर के बीच में थीटा है, इस वजह से टॉर्क वाले केसेस में एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, या फिर एफ और आर के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर वाला रिलेशन चल रहा है, सिंपल सी बात है, या तो एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर। और या तो हम इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, किस तरीके से, इसको हटाते हैं, देखना। हम्म, हाँ तो देखो दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों ने बनाया ऐसे, फोर्स कैसे लग रहा था कुछ समथिंग लाइक दिस, है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको बना रहने दो, है ना, फोर्स वाली लाइन खींच दो, फोर्स वाली लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दो, डॉटेड डॉटेड, है ना। अब इस हिंज पॉइंट से यहां तक एक परपेंडिकुलर, इस डॉटेड लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा दो, है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड एज आर परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोगों को फोर्स और आर परपेंडिकुलर ही चाहिए ना, फोर्स के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, है ना, हिंज पॉइंट से अब फोर्स की लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो इसकी वैल्यू विल बी, आर परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू भी इसके वो आएगी क्या, मतलब क्या, जो टॉर्क है वो इतना आ जाएगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी में मतलब इसमें कंसिडर करनी होगी। अब फोर्स ऐसे लगाया है तो आर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना। हाँ तो बस वही कह रहा हूँ, जो साइन थीटा वाला टर्म होता है ना, वो बेसिकली यही करता है, जैसे कि इधर आर परपेंडिकुलर कैसे आया, ये आर है, तो ये वाले ये इधर क्या हो जाएगा, इधर ये होगा थीटा, एफ और आर के बीच में समथिंग लाइक दिस, है ना, यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, अब वो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, अगर ये थीटा है तो आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, यानी आर परपेंडिकुलर विल बी आर साइन थीटा, आर जो, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर साइन थीटा, अज्यूमिंग कि ये जो आर है वो इतना बड़ा है एंड समथिंग
ये जो मैंने बनाया है ना, ये एंगल यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पर होगा, एकदम कोने में। तभी तो ये आर जो है ना, ये पूरा हम कंसिडर करेंगे। ये आर मतलब ये आर हम लोगों ने ऐसा माना है ना, ये आर ये पूरा है, तब जाके ये आर साइन थीटा आएगा, है ना। और ये आर कॉस थीटा आएगा, है ना। तो इस वाले पूरे आर के लिए आएगा ये आर। और ये ट्राइंगल जो इतना छोटा नहीं है, वो यहाँ समथिंग लाइक दिस है, ऐसे, है ना। बस डायग्रामेटिकली थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है ना। तो बाकी है सेम ही, है ना। और बाकी इसमें बेसिकली साइन थीटा वाला टर्म जो है वो काम यही करता है कि वो परपेंडिकुलर मिला। जैसे कॉस थीटा करता था, क्या करता था, कॉस थीटा करता था एफ और डी को मतलब एक ही सिमिलर सेम डिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में ले आता था। साइन थीटा क्या करता है, साइन थीटा दोनों को जो भी दो हम लोग की क्वांटिटीज होंगी उनको परपेंडिकुलर कर देता है। तो साइन थीटा का ये काम होता है, कॉस थीटा का ये काम होता है, वेयर थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन दोज टू क्वांटिटीज। थीटा उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में होना चाहिए। तो कॉम्पोनेंट वगैरह इतना हुआ, है ना। एंड अभी इसमें कुछ बचा है, तो एक मिनट सोच लूं। हाँ, अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर टॉर्क निकालने की बात होगी, है ना, को टॉर्क निकालने, तो इसका देखो एक मेथड बताता हूँ। पहला मेथड जैसे अभी किया था ना, कि क्या कर रहा, इसमें इसको बनाओ, है ना, इसके वो कर लो। ये एफ है 10, एफ बराबर क्या है 10√2 न्यूटन। और इस साइड कितना आ जाएगा, एफ बराबर ये हो जाएगा 10√2 इंटू कॉस 45। 10√2 कॉस 45 मतलब 10√2 इंटू 1/√2। कॉस 45 होता है √2, इक्वल्स टू कितना 10 न्यूटन। नीचे आएगा 10 न्यूटन, एंड इस साइड से भी आ जाएगा 10√2 इंटू 1/√2 10 न्यूटन। तो सिंपली ये आ गया, मतलब एफ परपेंडिकुलर, तो और परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस हमें कौन सी कंसिडर करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है 2 मीटर, है ना। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा 10, यानी कि ये वाला, ये आगे साइन थीटा की मदद से आया ना, 10 वाला, 10 × 2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन मीटर। ये मेथड 1 से, मेथड 2 से अगर देखना है, मेथड 2 में वही करना है, फोर्स को इसी डायरेक्शन में मानो बस, तो इसको वो कर देना होता है ना। क्या कि करो, देखो ऐसे बेसिकली क्या कि ऐसे बनाया, है ना, ये लगा एफ, है ना, एफ लगा कुछ ऐसे, है ना, समथिंग लाइक दिस। इससे परपेंडिकुलर गिराया इस पे, है ना। ये है आर परपेंडिकुलर, इसके पता नहीं कितना होगा। और ये है आर पूरा, यानी कि कितना 2 मीटर। और ये कितना है, ये है एंगल थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि ये है एंगल थीटा, एंगल थीटा 45 डिग्री है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वाला और ये वाला। इस वजह से ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो एफ और तो आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा, यानी आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर साइन थीटा सिंपली। तो टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क आ गया एफ इंटू आर साइन थीटा, है ना। अब टॉर्क कितना, एफ कितना है, एफ है 10√2 इंटू आर कितना है 2 मीटर, साइन थीटा कितना है साइन 45, यानी कि 1/√2। √2 से √2 गया, ये भी आ गया 20 न्यूटन मीटर। सिंपल सी बात है ना। दोनों से आंसर सेम ही आएगा सिंपली, है ना। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। इसमें इसमें बेसिकली पहले वाले में क्या किया कि फोर्स कंपोनेंट्स कर ली, दूसरे वाले में क्या किया, आर के कंपोनेंट्स कर ली। इसलिए कंपोनेंट्स करना है, वो तो है, सिंपल सी बात है। तभी हमको परपेंडिकुलर अलग टर्म आएगा। साइन थीटा क्या कर रहा है, एफ और आर के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट कर दे रहा है, परपेंडिकुलर क्रिएट कर दे रहा है। बस साइन थीटा का उतना ही काम है ना। इस वाले में एफ का कंपोनेंट करके आंसर आया, इसमें आर का कंपोनेंट करके आंसर आया, आंसर सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस मान रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की तरह जैसे, है ना, सीधी डिस्टेंस। इस वजह से वो वेक्टर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इस वजह से उसके हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं। और इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वर्क वाला, वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या है कि एक बॉक्स है, उसको डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं पी से लेकर क्यू तक, है ना। और दो अलग अलग तरीके के फोर्सेस है। पहले मान लो की बात है F1 लगा, वो ऐसे फोर्स लग रहा है कि वो पी से क्यू डायरेक्ट लग रहा है। तो इस केस में बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, है ना, F1 वाले केस में। और F2 जो है वो फोर्स ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल। उस केस में बताना है कि हमारी वो क्या होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो बेसिकली सिंपल सी बात है,
जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी तरफ वर्क क्या कहता है, वर्क इज द अमाउंट, वो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, वेयर डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, या फिर फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किस डायरेक्शन है, F1 के लिए डायरेक्शन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट हम कौन सी कंसीडर करेंगे, ये वाली यानी कि 5 मीटर्स। तो इस वाली के लिए F1 के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इतनी, 5 मीटर्स। अब F2 के लिए, F2 की डायरेक्शन क्या है, F2 की डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सिंपली। तो F2 के लिए हॉरिजॉन्टल है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कौन से कंसीडर करेंगे, इसकी डायरेक्शन में जो यानी कि 4 मीटर सिंपली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसमें कौन से कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 4 मीटर, सिंपल, है ना। तो इस तरीके से करना है, दोनों का आंसर 5 मीटर नहीं आएगा। वही जो चीज मैंने बताई, कॉस थीटा क्या करता है, दोनों को अलाइन कर देता है एक ही सेम डायरेक्शन में। तो F2 की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, कैसे, अगर कैसे पूछना है तो देखो ऐसे, अगर P से Q के बीच में F1 का पूछे, वर्क ऑफ F1 तो कितना हो जाएगा, F1 इंटू 5 सिंपल, F1 इंटू 5 सिंपल, है ना। ये तो कितना हो गया, 5 इंटू F1, क्योंकि 5 भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब 5 मीटर भी इसी डायरेक्शन में चल के गया, F1 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। वर्क ड्यू टू F2 अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, F2 इंटू 5, F2 इंटू 5, और इनके बीच में वो क्या बन रहा है, एंगल, एंगल मिल रहा है, F2 ऐसे है, 5 ऐसे है, इनके बीच में बन रहा है एंगल 37 डिग्री का, है ना। तो cos 37 इक्वल्स टू कितना हो गया, F2 इंटू 5 इंटू cos 37 कितना होता है, 4/5, 5 से 5 गया, ये बना 4F2 सिंपली। इसको हम लोग ऐसे तो डायरेक्टली वही तो गया कि 4 मीटर ही कंसीडर कर लो ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, डायरेक्टली वही चीज गिवन है कि 4 मीटर ही डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा ने वही काम किया कि इसके F2 और मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया सिंपली, है ना। तो फाइनली हमारा कॉम्पोनेंट वाला पार्ट कम्स टू एन एंड। सो थैंक यू सो मच, होपफुली समझ में आया, कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।